ग्रुप 16 शुरू कर रहे हैं मेरा। ग्रुप 16 इज, उससे टेपो O फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलूरियम and polonium, which is radioactive। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल NS2 NP4, ऑक्सीजन की क्या होगी, हीलियम 2S2 2P4, नियॉन 3S2 3P4, सेलेनियम, आर्गन 3D10 4S 4S2 4P4, ठीक है। फिर टेलूरियम, क्रिप्टॉन, (4D10) 5S2 5P4, xenon 4F14 5D10 6S2 6P4. So this is the electronic configuration. Atomic size, keeps on increasing as we will keep going down the group, ठीक है। So atomic size को क्या हो रहा है, increases as we travel down the group due to introduction of a new principal shell. Due to introduction of a new principal shell, so that we can see from the electronic configuration also। यहाँ पे 2p भर रहे, 3p भर रहे, 4p भर रहे, 5p भर रहे, 6p भर रहे, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, amount of energy required to extract an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बुलाते हैं। अगर ग्रुप 15 के साथ कंपेयर करें ग्रुप 16 को, तो a longer period आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल इंक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है as compared to group 16 due to half-filled stable electronic configuration of NS2 NP3 in group 15। ओके, ये एक important question है। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी decreases down the group due to increase in size, due to increase in size। Next property, electronegativity। Electronegativity is the tendency to attract the shared pair of electrons towards itself। Electronegativity a longer period keeps on increasing। So ये वाला जो ग्रुप है
they have the second highest electronegativities, after halogens. और उसपे भी ऑक्सीजन being the second most electronegative element. Oxygen is second most electronegative element of the periodic table. फर्स्ट कौन सा है? फ्लोरीन. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप keeps on decreasing. Down the group keeps on decreasing due to increase in size. Down the group keeps on decreasing due to increase in size. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे. सो वी विल कम ऑन टू दिस साइड. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. ठीक है. या +2 शो करेगा ये ओनली इन केस ऑफ OF2. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पे इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. ऑक्सीजन हमने यहाँ पे पढ़ा कि इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये और कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता है. सो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. ठीक है. फिर सल्फर में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स. अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटरमोस्ट शेल की, तो देन दिस इज 3s, दिस इज 3p. ठीक है. अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर सकता है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या शेयर कर सकता है टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि लूज जो है वो ये नहीं करते ये वाले ग्रुप्स, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दे डू नॉट फॉर्म कैटायंस. ठीक है. सो इसलिए कोवैलेंसी हम बोल सकते हैं कि शेयरिंग के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए, तो ग्राउंड स्टेट में क्योंकि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, पेयर तो कर नहीं सकते, उनके पास ऑलरेडी 2 है, उनके पास जगह ही नहीं है पेयरिंग के लिए, तो यही दोनों कर सकते हैं. इसलिए इन ग्राउंड स्टेट सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है. एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो 3d वैकेंट पड़ा है इसके पास.
3d के पास 5 हो गए ना, this is 3s, this is 3p, this is 3d. so excited state में क्या होगा, one electron will jump to the, जो खाली पड़ा हुआ है उसके पास चला जाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल के पास. तो हम बोल रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, there are 4 unpaired electrons. तो 4 unpaired electrons मतलब it can show oxidation state of +4. ठीक है, उसी तरह से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर जाता है सल्फर, ओके, सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अब ये वाला 3s वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे अनपेयर हो जाएगा. सो वी हैव वन हियर, वन हियर, वन हियर, वन हियर एंड वन हियर एंड वन हियर. ठीक है, सो अब इसके पास कितने हो गए, 6. सो इसलिए यहां पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. क्लियर, एग्जांपल्स दे सकते हैं हम. +4 का सल्फर डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा सल्फर, है ना, और H2SO4 में +6 शो करेगा. हाँ, करता है. ओके, सो +2 वाली भी एक एग्जांपल दो. H2S में +2 ऑक्सीडेशन, +2 नहीं -2 करेगा इसमें, +2 थोड़ी करेगा इसमें, तो -2 करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो इस करके इसकी 2 पॉजिटिव होगी, तो सल्फर यहाँ पे -2 करेगा. जब भी कोई किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, ये वाले ग्रुप्स जो है, तो वो हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. चलो ये एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, मुझे बताना है तुमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर एग्जाम्पल एक देना है. ठीक है, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे को समझ आ गए. अब जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे, सेलेनियम जा रहे हैं, टेलुरियम जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स. तो इसलिए वो सारे के सारे जो है वो क्या शो कर सकते हैं, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, फिर देन वी कम टू anomalous behavior of oxygen. वही सेम रीजंस जो नाइट्रोजन में करे थे. फर्स्ट, स्मॉलेस्ट साइज. सेकेंड, हाई आयनाइजेशन एनर्जी. थर्ड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and absence of vacant d orbitals. Absence of vacant d orbitals. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद एक और इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, दैट इज ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बुलाते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एनर्जी रिलीज्ड. आयनाइजेशन एनर्जी और इसमें यही फर्क है. आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी
required, and electron gain enthalpy is the energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो अलोंग अ पीरियड जब हम मूव करते हैं तो वो मोर एंड मोर नेगेटिव होती रहती है, क्योंकि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमेशा हम नेगेटिव में मेजर करते हैं, तो अलोंग अ पीरियड इट इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ जब हम लोग डाउन द ग्रुप करते हैं तो वी से दैट डाउन द ग्रुप electron gain enthalpy keeps on becoming less negative. ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, और फिर टेलुरियम की। पोलोनियम की स्टडी हम नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, पर यहां हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके दिस इज द ट्रेंड फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कीप्स ऑन बिकमिंग लेस नेगेटिव, बट इट इज सीन दैट दिस ट्रेंड इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से कम है, और फिर उसके बाद ऊपर वाला ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, सो मतलब सल्फर हैज द मोस्ट नेगेटिव electron gain enthalpy why? This is because of small size of oxygen small size of oxygen as a result of which inter-electronic repulsions take place. As a result of which inter-electronic repulsions take place. So जब inter-electronic repulsions होते हैं तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को वेलकम नहीं करते, उसको आउटरमोस्ट शेल में नहीं आने देते। तो अगर वो नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी। आ गया आपको यहां तक समझ? ओके, सो देन वी गो ऑन टू द elemental state of oxygen and sulfur. Elemental state of oxygen and sulfur. हम इस पे ये बोलते हैं कि इस ग्रुप को एक नाम देते हैं which is known as chalcogens. Chalcogens का मतलब क्या हुआ? Ore forming, because most of the ores वो exist करते हैं in the form of oxides and sulfides. जैसे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करा जाता है एल्यूमिना से या बॉक्साइड से, सो ऑक्साइड है ये। उसी तरह से लेड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पीबीएस से, मर्करी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एचजीएस से। ठीक है, सो ये मोस्टली ओर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम कैल्कोजेंस बुलाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन
exists as a diatomic gas, whereas sulfur exists as S8 in solid form in a puckered ring structure. कि ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट कर रहा है as O2 and as a gas, पर सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है as S8 in the form of a puckered ring structure. In the form of a crown. So if this is sulfur 1, sulfur 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And that also in the form of a solid white. The question is that in case of oxygen, p-pi bonding is present. P-pi bonding is present, which is absent in sulfur, as a result of which oxygen exists as a gas, whereas sulfur exists as a solid. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, देन वी गो ऑन टू, अच्छा इसमें जो सबसे abundant एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. 16th most abundant is sulfur, right? 16th most abundant is sulfur. Notes ले लेना इसके कल. Okay, then next we go on to chemical properties, trends in chemical reactions. ये सारी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज करिए. Chemical properties, trends in chemical reactions. Right? Now when we are looking at the chemical properties, तो trend जो है, it is seen कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सल्फर, और रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती चली जाती है. ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है, दैट इज बिकॉज ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो बॉन्ड एनर्जी इसकी 43.3 किलो जूल्स पर मोल के इर्द गिर्द घूमती रहती है. ठीक है, जैसे हमने नाइट्रोजन की कितनी करी थी? व्हाट वाज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन? सॉरी 43 नहीं, 493.3 किलो जूल्स. उसकी कितनी की थी नाइट्रोजन की? 940 किलो जूल्स. राइट? So in spite of having such a high bond energy, still हम बोल रहे हैं कि oxygen that is very very reactive. Why? Lone pair repulsion. No, not lone pair repulsion. लिखो, इसमें लिखो आंसर. Anything else? Most electronegative. Okay. और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से तो बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ. और चलो लिखो इसका आंसर. ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव due to the fact that
almost all its reactions are exothermic in nature. All its reactions are exothermic in nature. और इसकी सारी reactions को हम क्या बुलाते हैं? They are known as combustion reactions. ठीक है, मतलब कि अगर हम एक बार रिएक्शन शुरू कर दें, once the reaction is instigated, तो उसके बाद वो अपने आप ही शुरू हो जाती है. जैसे हम कोई भी फ्यूल जलाएंगे तो इनिशियली अगर थोड़ी सी एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दी है तो उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप होती रहेगी और वो जो फ्यूल है वो एनर्जी सप्लाई करता चला जाएगा. ठीक है, सो इसकी मोस्टली रिएक्शंस जो है दे आर गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक. ओके, देन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं इस ग्रुप के? Selenides, that is compounds of selenium, tellurides, compounds of polonium. Okay, so we go on to the first compounds. Hydrides of group 16. इसमें सारे के सारे सेम रीजंस आएंगे जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस करे हैं. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 जो है इट फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E. राइट, सो कौन से हाइड्राइड्स बनाएगा? वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं. सबसे पहले बॉन्ड एंगल. जब हम स्ट्रक्चर इन सबका देखते हैं तो दे ऑल हैव अ बेंट स्ट्रक्चर. बेंट स्ट्रक्चर जैसे वाटर का हम ले रहे हैं, it has two lone pair of electrons, hydrogen and hydrogen. Hybridization in this case sp3, और इसको स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं एंगुलर और बेंट. सो ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज गोइंग टू बी द सेम. दिस इज द बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर इज 104.5, 104.5. और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता रहता है. H2S का बॉन्ड एंगल 92.1, H2SC का 91 एंड H2TE का 90. ठीक है, अब क्यों बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप? पढ़ा था हमने पिछले उसमें कि जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करता रहेगा, जब इसका साइज इंक्रीज करता रहेगा तो सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा, और जब सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा तो लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए एक उनको रीजन मिल जाता है कि लोन पेयर थोड़ी दूर जा सकते हैं. जब ये लोन पेयर दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड पेयर को भी शिफ्ट करेंगे अंदर की तरफ को. तो जब ये अंदर की तरफ को शिफ्ट हो गया है तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर और H2S के बीच में बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा फर्क है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज ऑक्सीजन का बहुत ही छोटा है. क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है तो इसलिए लोन पेयर रिपल्शंस भी ज्यादा होंगी, और अगर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगी तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज फर्स्ट. देन सेकेंड प्रॉपर्टी,
बॉन्ड एंगल के बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आती है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट एंड volatility, volatile character. What do we understand by volatile character? हाँ, कि किसमें टेंडेंसी है ज्यादा वेपर्स बनाने की. जो ज्यादा वेपर्स बनाएगा वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और जो ज्यादा वेपर्स बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. तो अगर वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो गया. वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेरिक तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए. ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस वॉलेटाइल. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो साइज के साथ इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए. बट इट इज सीन कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर H2S का, और फिर उसके बाद वो इंक्रीज करता है. So it means कि exceptional behavior यहाँ पे water क्यों show कर रहा है? Due to formation of hydrogen bonds. Water shows exceptional behavior so अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, और अगर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए हमको उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे कम वॉलेटाइल कौन सा हुआ? H2E. सबसे कम वॉलेटाइल वाटर. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है. और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा होगा? H2E. नो, H2S. H2TE का भी तो बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है. ठीक है, सो सबसे कम वॉलेटाइल वाटर और सबसे ज्यादा वॉलेटाइल H2S, क्योंकि H2S का बॉइलिंग पॉइंट आप देखो सबसे कम है यहाँ पे. वाटर का इससे ज्यादा है, H2SC का भी इससे ज्यादा है, और H2TE का भी इससे ज्यादा है. ठीक है, समझ आ गया. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी को क्या होगा? जैसे जैसे डाउन जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाटर, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SC, और सबसे कम स्टेबल हाइड्रोजन टेलुराइड. ओके, सो क्या बोला हमने कि नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी, reducing character. Reducing character is inversely proportional to thermal stability. Okay? क्यों? क्योंकि reducing character मतलब कितनी easily हाइड्रोजन दिया जा सकता है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, उसको हम reducing character बुलाते हैं.
तो अब अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, तो ट्रेंड क्या हो गया? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा होगा? H2TE, H2O लीस्ट, H2S, H2SE and H2TE. ठीक है? Then fifth is acidic character. Acidic character is equivalent to reducing character. कि कितनी easily हाइड्रोजन दिया जा सकता है. तो acidic character कैसे होगा इंक्रीज? सेम एज reducing character. ठीक है? तो सबसे ज्यादा acidic जो है that is H2PE and water is least acidic. कौन सी एसिड्स की तरह बिहेव कर रहा है ये? लुईस के अकॉर्डिंगली तो ये सारे बेसिस हैं, बिकॉज उसके पास लोन, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनमें टेंडेंसी है टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो लुईस बेसिस होते हैं. Arrhenius, they all behave as Arrhenius acids. ठीक है जी? Is it understood? Yes, ma'am. Any problem till here? Okay. Then next we come to oxides, reactivity with oxygen, formation of oxides. Reactivity with oxygen, formation of oxides, right? बड़े सारे तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं ये. सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. They form monoxides, dioxides, trioxides, और फिर उसके बाद हेप्टॉक्साइड्स. हेप्टॉक्साइड्स, ओके. अब यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. सल्फर बनाता है मोनोक्साइड, सेलेनियम नहीं बनाता, टेलुरियम बनाता है. ओके, डाइऑक्साइड्स सारे बनाते हैं. राइट. फिर उसके बाद ट्राइऑक्साइड्स, सल्फर बनाता है और सेलेनियम भी बनाता है, टेलुरियम भी बनाता है. और हेप्टॉक्साइड जो है वो सिर्फ सल्फर बनाता है. What is the oxidation state of sulfur over here? 7 नहीं होती. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी +6 से आगे नहीं जाएगी. +6 होगी. इसमें जो एक ऑक्सीजन है, जब हम आगे जाके स्ट्रक्चर्स करेंगे ऑक्साइड्स के, तो आप देखोगे कि एक जो ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड की तरह प्रेजेंट है. एक क्या, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड की तरह प्रेजेंट है, जिसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स -2 की जगह -1 होती है. ठीक है. तो 7 है ना, 7 में 5 की हमने ले ली कितनी, -2, और 2 की हमने ले ली -1. ठीक है. सो -2 into 5 is 10. 10 और -2 12, और 12 divided by 2 is +6. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगी. +6 उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है.
तो अगर कहीं पे भी हमें क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसी तरह से क्रोमियम की भी है, हम लोग करेंगे डी ब्लॉक में। कैरोज एसिड करके होता है, कैरोज एसिड तो इसमें आया, और क्रोमियम में होता है एक जिसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नहीं, वो तो हमें करना पड़ेगा फॉर ऑल +3 +6 के लिए करना पड़ेगा, पर उसमें भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देखने में +7 लगती है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती +6 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 से आगे नहीं जाएगी। ये 11th में किया हुआ है तुमने, 11th में करा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये हमारे सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं। नाउ व्हेन वी गो ऑन टू ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स में हम लोग देखते हैं कि सबसे स्टेबल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द मोस्ट स्टेबल अमंगस्ट ऑल, जितने भी हैं उन सब में सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द मोस्ट स्टेबल। नाउ क्वेश्चन ओवर हियर कम्स कि व्हाई सल्फर फॉर्म्स the maximum number of oxides. Why sulfur forms the maximum number of oxides? टेबल में हम देख रहे हैं कि सल्फर सारे ऑक्साइड्स बना रहा है। That is due to tendency of oxygen and sulfur to form p-pi-d-pi bonding, which is not very common in the rest of them, which is not very common in the rest of them. ठीक है, क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर्स देखिए, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड हो, राइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करने जरूरी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है कि गलत है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है ना इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, तो इसका मतलब रेजोनेटिंग आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। Sorry, negative charge on this oxygen. Okay, so 143 picometers इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, 143 पिकोमीटर्स। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी p-pi-d-pi बॉन्डिंग बन रही है, ये भी p-pi-d-pi बॉन्डिंग बनती है, and this is also p-pi-d-pi. This is the structure of sulfur trioxide. ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहीं तक करते हैं आज, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस हम लोग कल करेंगे। ओके।